Then grounded theory. This approach involves an active participation of researcher in the activities of the group, culture or the community under the study. अब active participation का मतलब क्या होता है? The researcher becomes the part of research group. He himself, मतलब वो एक मान लो एक ट्राइब का स्टडी करने कोई रिसर्चर जा रहा है, भामरागढ़ जा रहा है और वो माड़िया कम्युनिटी का स्टडी करना है, तो वो बाकायदा माड़िया की दीक्षा लेगा, वो माड़िया बनेगा और फिर माड़िया लोगों के साथ वो काम करेगा। माड़िया बनके जब वो माड़िया लोगों के साथ काम करेगा और फिर उनके इश्यूज को समझने की कोशिश करेगा, तो उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। वहां पर रिसर्चर को रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है। ये फर्क है ग्राउंडेड थ्योरी में और एथनोग्राफी में। एथनोग्राफी में रिसर्चर वहां जाके रिसर्च करता है, इंटरेस्ट का एरिया होता है जहां उसको रिसर्च करना है, बट वो ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता। ग्राउंडेड थ्योरी में वो उस ग्रुप का हिस्सा भी बन जाता है। यानी माड़िया पर रिसर्च करना है तो रिसर्चर वहां जाएगा, अपना एक टेंट लगाएगा और फिर 12 घंटे के लिए वो माड़िया के गांव में जाएगा, वहां लोगों के इंटरव्यू लेगा, लोगों के वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, लोगों से सवाल जवाब करेगा। वो सबकी रिकॉर्डिंग शाम को आके, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो सुनेगा, और अगर वो रिटर्न रिकॉर्डिंग है तो वो डायरी में लिखेगा और फिर इस रिकॉर्ड के आधार पर वो अपना रिसर्च रिपोर्ट देगा। दैट इज एथनोग्राफी। बट ग्राउंडेड थ्योरी में he has to become a Madia. He has to have one hut like Madia people having, and then he has to stay there. Even some foreign researcher, when they have done study in in Africa for African tribes, they married to an African lady. They married to a tribe lady, and then they have actually experienced those rituals, and then they have written the report. That is a issue of, that is a part of grounded theory. Grounded theory is most important, and grounded theory is also used by media people. जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल ग्राउंडेड थ्योरी का मैं बताता हूं। When any place of prostitution has to be captured or caught, रेड करनी होती है, तो पहले पुलिस ग्राहक बन के वहां जाते हैं। वो हर चीज को समझता है, पुलिस का एक बंदा जाता है, वो हर चीज को समझता है, वहां के हर एस्पेक्ट को वो पकड़ लेता है और फिर बाद में वो लोग रेड करते हैं। अगेन ये ग्राउंडेड थ्योरी का एग्जांपल है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडेड थ्योरी एंड एथनोग्राफी। ये कुछ वर्ड है जो बहुत अपने माइंड को सूट नहीं करते, बट नॉर्मली ग्राउंडेड थ्योरी में यूज किए जाते हैं। ये वर्ड क्या है? 4 important characteristics of a grounded theory are: fit, it help in analyzing whether the theory correspond to real existing community or not. Understanding, the theory generated by grounding is clear and understandable. Generality, the theory provides much information and scope for further analysis or generating more theories. Control, the theory generated is valid as it has been analyzed under the controlled condition. Means these are the typical words used in grounded theory. Now, functions of grounded theory, I will just tell you. Identifying anchor or codes. Anchor and codes means actually who are the key element. Like in a tribe, in African tribe, their leader is a key element. So he is called as anchor. The leader's wife is a second key element in the tribe.
their command is accepted. Then in a tribe, pujari और बाबा लोग, उनके जो बाबा लोग होते हैं वो, then their god, बाबा लोग उनके, पुजारी उनके बॉसेस, मतलब उनकी जो टोली रहती है, उनके मुखिया, ये सब की एलिमेंट होते हैं। इनको एंकर्स बोलते हैं या कोड्स बोलते हैं। सो आइडेंटिफाइंग एंकर्स और कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ राइट एंकर इज आइडेंटिफाइड, then only grounded theory will be successful. The result of grounded theory will be truthful. Implicit belief system, explicit with the help of researcher. So बहुत सारी चीजें implicit होती है। Implicit होती है मतलब उनके मन की बात होती है। वो मन की बात मन से बाहर निकाल के लाना, यही रिसर्चर का मुद्दा होता है। जो इम्प्लिसिट चीजें होती हैं उसको एक्सप्लिसिट करना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई नक्सलाइट्स हैं जो पकड़े जाते हैं, तो पकड़े जाने के बाद में व्हाट इज इम्प्लिसिट इन देयर माइंड हैज बीन एक्सप्लोर्ड फर्दर बाय सम टीवी एंकर बाय टेकिंग हिज और हर इंटरव्यू लेते हैं। सो वो टीवी एंकर क्या करता है, जो उनके मन की बात है वो उस इंटरव्यू के माध्यम से ओपन कर देता है, एक्सप्लिसिट करता है। ऐसे कई इंटरव्यू आप लोगों ने टीवी पर देखे होंगे जो व्यक्ति सफर होता है। मैं कल ही देख रहा था एक लेडी जो अपने आप को उस बीजेपी लीडर की, जो नोएडा में जो घटना घटी, जिस घटना में वो बीजेपी लीडर ने उस पर्टिकुलर सोसाइटी की एक महिला को धक्का दिया था। अब वो जो लीडर था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो जो लीडर है, उस लीडर ने अपने बचाव के लिए उसके मामी को फोन किया। त्यागी, क्या नाम है उसका? त्यागी त्यागी। तो ये जो त्यागी महाशय, ये इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने मामी को फोन किया, और वो मामी का कल इंटरव्यू टीवी पर आया था, लगभग आधा घंटे का मैं सुन रहा था। तो वो एक ही बात बार बार बोल रही थी। उसका कहना था कि पुलिस ने, चूंकि त्यागी ने उनको फोन किया था मामी को, अब मामी थोड़ी दूर की रिश्तेदार है बट वो त्यागी के करीबी होंगी वो, तो मामी को लेके कम से कम 4 दिन पुलिस अलग अलग जगह वो त्यागी को ढूंढती रही, और उस चक्कर में जो मामी को हरासमेंट हुई, तो वो मामी ने टीवी एंकर को बताई। उसने कहा, उसका एक लॉजिक देखो क्या था, वो भी महिला है जिसको त्यागी ने धक्का मारा, ये गलत है, मैं मानती हूं, लेकिन मैं भी तो महिला हूं। मेरे को पुलिस ने कितने धक्के मारे, मुझे पुलिस ने कितना हरासमेंट किया, ये भी दुनिया को पता लगे। और उसने एक इंटरव्यू दिया, बिल्कुल अच्छी बात कही उसने। हालांकि उसका रोना वगैरह वो सब नाटक हो सकता है, उसका रोना और फिर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करना, ये सब एक ड्रामा हो सकता है। बट उसने जो एक मूल मुद्दा कहा कि भाई त्यागी ने किसी महिला को सिर्फ हाथ से धक्का दिया तो इतना बवाल खड़ा हो गया, इतना इश्यू हो गया, और मुझे पुलिस ने जिस प्रकार हर्रास किया, मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं सिर्फ उसकी मामी हूं, क्या ये मेरा दोष हो सकता है? तो कोई किसी का रिलेटिव होना दोष नहीं होता। और नॉर्मली क्या होता है, जब पुलिस अपने दबाव तंत्र का इस्तेमाल करती है, तो इस प्रकार की घटना, ये एक केस में नहीं, ये एक केस में पता लगा, हर केस में होती है। साधारणतः कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो सबसे ज्यादा हरासमेंट उसके फैमिली मेंबर्स की होती है। इनफैक्ट कई लोगों के जॉब छूट जाते हैं, इनफैक्ट कई लोगों को सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदनाम होना पड़ता है, जबकि उनका कोई गुनाह नहीं होता। क्राइम करने वाला या तो बेटा होता है या भाई होता है किसी का। तो ये जो मुद्दा उसने रखा, ये बिल्कुल सही है, और ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय बन सकता है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रिंगिंग इम्प्लिसिट
belief system to explicit. Then data collection and analysis continue throughout the study. Data collection और analysis हमेशा चालू रहता है, वो बंद नहीं होता आखिरी तक. Then phenomenology. Actually, phenomenology is a logic of identifying the phenomena. जिस भी phenomena का वो study कर रहे हैं, उसको identify करने का क्या logic है. In this method, the behavioral phenomena is explained with the help of conscious experience of event without using any theory, calculations or assumptions from the discipline. यानी जब हम ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, नोविंगली और अननोविंगली पूरी मीडिया ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करती है. जब हम ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी फेनोमेना हमको एक्सप्लेन करना है उस पर पुराने थ्योरी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है और कोई भी प्री एजम्पशन माइंडसेट से हमको वो एक्सप्लोर नहीं करना है रिसर्च को. हम टोटली न्यूट्रल हो, हम जिस कम्युनिटी का, जिस सैंपल का हम स्टडी कर रहे हैं उस सैंपल का हम खुद हिस्सा बन जाए, हम खुद अनुभव ले कि कैसे होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे घटनाएं घटती हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी ऑडियोज और वीडियो का कंप्लीट स्टडी करके हम फिर एक नई थ्योरी को जन्म देते हैं. ऐसा करते वक्त हम किसी भी पुरानी थ्योरी का आशय भी नहीं लेते, पुरानी थ्योरी का इस्तेमाल भी नहीं करते. दैट इज कॉल्ड एज फेनोमेनोलॉजी इन अ ग्राउंडेड थ्योरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. या तो क्वेश्चन ग्राउंडेड थ्योरी पे आएगा या तो क्वेश्चन इथनो